अब हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे 236 को। 237 क्वेश्चन है, राजस्थान में एकीकरण के समय सिरोही का प्रश्न। कौन सा प्रश्न? सिरोही का प्रश्न किस प्रकार सुलझाया गया उसके बारे में लिखना है। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि गुजरात के नेता सिरोही का विलय गुजरात में करना चाहते थे, लेकिन राजस्थान के नेताओं ने हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में इसका विरोध किया और अंत में राजस्थान के मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, किसकर? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सिरोही को, जो संपूर्ण सिरोही उसको क्या कर दिया गया? राजस्थान में शामिल कर दिया गया। इस तरीके से आपको इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक है ना। यानी या फिर थोड़ा जो टुकड़े में था उसको भी लिख सकते, तो उसका भी मैं पूरा आपको बता देता हूँ। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको कैसे लिखना है। 2 नंबर का तो मैंने आपको बता दिया। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है कि हीरालाल शास्त्री जी और राजस्थान के अन्य नेता सिरोही का राजस्थान में विलय करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल जवाहरलाल नेहरू जी से मिला और उन्हें सिरोही को संयुक्त राजस्थान में शामिल करने का अनुरोध किया। इसके बावजूद भी सरदार पटेल ने जनवरी 1950 में जो सिरोही का महत्वपूर्ण केंद्र माउंट आबू और उससे संबंधित कुछ गांवों को जो पर्यटन स्थल से संबंधित थे उनको कहाँ कर दिया? गुजरात में शामिल। और गोकुल भाई के जन्म स्थान हातल सहित शेष जो सिरोही है उसको कहाँ कर दिया? राजस्थान के अंदर सम्मिलित कर दिया गया, जिसको लेकर के गोकुल भाई भट्ट के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने क्या किया? आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन के कारण जो सिरोही का मामला वो किसको सौंप दिया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंप दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यानी 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू सहित जो क्षेत्र सिरोही में अपने गुजरात में शामिल किया गया वो क्षेत्र वापस राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यानी जो आबू देलवाड़ा का क्षेत्र था वो वापस किस में शामिल कर दिया गया? सिरोही में शामिल कर दिया। अगला है क्वेश्चन संख्या 237, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1956 को कौन कौन से क्षेत्र राजस्थान में मिलाए गए? पूछा कि राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1956 का मतलब वही है जब पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र राजस्थान के अंदर शामिल किए गए थे? तो आपको लिखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 को सिरोही के माउंट आबू और देलवाड़ा क्षेत्र तथा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान के अंदर क्या किया गया? शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रियासती विभाग ने, ये विभाग है यहाँ पर नहीं, विभाग ने रियासतों के समक्ष अस्तित्व के लिए पृथक यानी अलग से, पृथक का मतलब उन्होंने अपना अलग अस्तित्व रखने के लिए क्या क्या शर्तें रखी, उन शर्तों को आपको इसके अंदर लिखना है। तो क्या शर्तें थी इस सब को आप जानते हैं, इसी संबंध पर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो रियासती विभाग ने इनके सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें महत्वपूर्ण थी एक शर्त जनसंख्या से संबंधित और दूसरी शर्त थी इनकी आय से संबंधित। यानी आय की एक निश्चित सीमा कर दी गई, इस सीमा तक की जनसंख्या और आय वाले क्षेत्र ही क्या हो सकते हैं? राजस्थान में सम्मिलित अपना अलग अस्तित्व रख सकते हैं, यानी परसक से वो अपना अस्तित्व यानी संघ बना सकते हैं। उसके अलावा जो उस कैटेगरी को पूरा नहीं करते उनको कहाँ पर मिला लिया जाएगा? आस पड़ोस का जो भी संघ बनेगा उसमें मिला लिया जाएगा। तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है रियासती विभाग ने रियासतों के समस्त पृथक अस्तित्व के लिए निम्न शर्तें लिखी थी। उन शर्तों में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। आपको पहला तो लिखना है कि वे रियासतें अपना अस्तित्व पृथक रख सकेगी जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक हो एवं जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो। जनसंख्या क्या थी? 10 लाख या उससे अधिक हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी रियासतें राजस्थान में उस समय 4 थी, जिसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर, यही 4 रियासतें थी जो अपना पृथक अस्तित्व क्या कर सकती थी? रियासती विभाग की इन 2 शर्तों के द्वारा रख सकती थी। कौन सी 2 शर्त थी? आप दोबारा सुन लिए। संबंधित राज्य की आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक होनी चाहिए और जनसंख्या 10 लाख या उससे क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन संख्या 239 है कि रियासत सचिवालय की स्थापना कब और क्यों की गई थी?
आपसे पूछा है कि रियासत जो सचिवालय है उसकी स्थापना कब और क्यों की गई। तो सबसे पहले आपको सन लिखना है, फिर इसका क्यों की गई थी उसका जवाब लिखना है। तो आपको लिखना है कि रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर की गई थी। अब क्यों की गई थी इसके बारे में तो आप सभी जानते हो कि रियासती सचिवालय की स्थापना छोटी बड़ी रियासतों के विलीनीकरण या समूहीकरण के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? जो छोटी बड़ी रियासतें थी उनके विलीनीकरण और समूहीकरण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गुरु ने किस प्रकार आदिवासियों की जागृति में भाग लिया था? या कह सकते हो आदिवासियों की जागृति में भाग लिया हो, या गोविंद गुरु द्वारा आदिवासियों में जागृति के लिए क्या कार्य किए गए थे। तो यहाँ भाग लिया, इससे आप कंफ्यूजन नहीं होना है। ये सिर्फ आपकी कितना याद आपने रटा है या कुछ समझा है उसके लिए ये थोड़ा घुमाकर इस प्रश्न को दिया गया। तो आप लिखोगे कि गोविंद गुरु ने भीलों के सामाजिक और नैतिक, या लिख सकते हो यहाँ आदिवासी शब्द आया तो आप भील नहीं लिखना, आदिवासी। तो गोविंद गुरु ने आदिवासियों के सामाजिक और नैतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए क्या की थी? भगत पंथ की स्थापना की। इसके अलावा भीलों के, या लिख सकते हो आप आदिवासियों के नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए समसभा की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको लिखना। अगला एक पॉइंट लिखना, तो वो क्या लिख सकते हो जागृति के अंदर? गोविंद गुरु ने भीलों के अंदर शिक्षा का प्रचार किया। भीलों के अंदर जो बुरी आदतों को और जो नशे की प्रवृत्ति उनको छोड़ने के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। और इस प्रकार गोविंद गुरु ने भीलों के अंदर क्या की थी? राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया था और उनमें सामाजिक एकता स्थापित की थी। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। ये थे आपके अध्याय संख्या 7 के प्रश्न। अगले जो आपके प्रश्न हैं वो अध्याय संख्या 4 से संबंधित हैं। तो आप अध्याय संख्या 4 के जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पे हम देखेंगे। और सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। और शिवाजी की कौन सी नीति? धार्मिक नीति के बारे में आपको बताना है कि शिवाजी की जो धार्मिक नीति है वो कैसी थी। तो आपको लिखना है कि शिवाजी धार्मिक रूप से एक धर्म सहिष्णु शासक थे। उन्होंने अपने राज्य के अंदर मुस्लिम प्रजा को विचार और नवाज की क्या की थी? पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। इसके लिए वो मुस्लिम फकीरों और पीरों की आर्थिक सहायता करते थे। इसके अलावा जब युद्ध अभियानों के दौरान उनके सैनिकों के हाथ में कुरान लग जाती थी तो वो अपने मुस्लिम साथियों को दे देते थे। और इसके अलावा वो मुस्लिम महिलाओं के प्रति भी आदर का भाव रखते थे, जिसका उदाहरण उन्होंने जो बीजापुर के जो गवर्नर थे मुल्ला अहमद नवायत की पुत्र वधू को ससम्मान लौटा कर दिया था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। या फिर आप थोड़े से अगली लाइन में जो छोटा सा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इस तरीके से लिखना कि शिवाजी एक धर्म सहिष्णु शासक थे। वो धार्मिक आधार पर मतभेद नहीं करते थे। वो अपनी मुस्लिम प्रजा को विचार और नवाज की पूरी स्वतंत्रता दी थी और उनकी भी समान सहायता करते थे। इसके अलावा आप दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो कि राज्य सेवा में शिवाजी ने धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया और मुसलमानों को सेना और जहाजी बेड़े में विश्वसनीय पदों पर नियुक्त किया था। तो ऐसे आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपके हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ। पहला जवाब आपको देना, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ पर हुआ था। देखो, शिवाजी ने राज्य विस्तार खूब पहले कर दिया लेकिन राज्याभिषेक बहुत बाद में करवाया। और फिर दूसरा, उन्होंने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की, यानी राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की उनके बारे में लिखना। तो आपको यहाँ पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर भी देते जाइए, है ना, साथ साथ में आप अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो आपको लिखना है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जून कब हुआ था? जून 1674 को। अब स्थान पूछा है तो आपको लिखना जून 1674 को अपनी राजधानी रायगढ़ में। कौन सी राजधानी थी इनकी? राजधानी रायगढ़ के अंदर संपन्न हुआ। और इस समय शिवाजी ने छत्रपति हिंदू धर्मोद्धारक
और गो ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधियां धारण की। तो ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है 243, शिवाजी की आगरा यात्रा वृत्तांत के बारे में बताइए। यानी जब शिवाजी क्या करते हैं, जो पुरंदर की संधि हो जाती है और पुरंदर की संधि के बाद में शिवाजी की स्थिति खराब हो जाती है और शिवाजी से काफ़ी कुछ क्षेत्र उनसे ले लिया जाता है और उसके बाद शिवाजी को जो जयसिंह होते हैं, जयसिंह आगरा चलने के लिए क्या कर लेते हैं, राजी कर लेते हैं। तो उसी यात्रा का वर्णन आपको यहाँ वृत्तांत के बारे में आपको बताना है। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी आगरा चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और शिवाजी मई 1666 में आगरा के अंदर मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं। लेकिन मुगल दरबार में शिवाजी के साथ औरंगजेब रूखा व्यवहार करता है और उन्हें सम्मानजनक स्थान नहीं देता। इस कारण शिवाजी दरबार को छोड़ करके जो जयपुर भवन है उस जयपुर भवन के अंदर लौट आते, जहां औरंगजेब उनको क्या बना लेता, बंदी बना लेता है। तो ये आपको लिखना। और एक अंतिम लाइन लिखना चाहते हो तो बाद में लिख सकते हो। बाद में शिवाजी अपनी चतुराई से जयपुर भवन से सकुशल अपने राज्य महाराष्ट्र लौट आते हैं। तो ऐसा भी आप इसके अंदर लास्ट में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 244, वही शिवाजी के बारे में। थोड़ा तो ध्यान रखना, इस बार शिवाजी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है तो या तो 2 अंक का या 4 अंक का क्वेश्चन शिवाजी से संबंधित पूछा ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की आगरा यात्रा का वृत्तांत हो गया। इसके बाद शिवाजी ने अफजल खां का सामना किस प्रकार किया। अफजल खां था, कौन था अफजल खां, आप सभी जानते हो। वर्तमान महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा यही चीज़ है अफजल खां की संज्ञा, और विशेषकर शिवसेना के तो मुख्य जबान पर ही यही रहता है जब वो सामने विरोधी पक्षों को दबाने के लिए शब्द का सामना कर लेता। तो आपको यहाँ लेना किस प्रकार सामना किया था। तो आपको जो सामना किया था उसके अंदर लिखना है। तो लिखना है कि शिवाजी निश्चित दिन वस्त्रों के नीचे कवच और लोह की टोपी पहनकर अफजल खां से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपने बाएं हाथ में बागनक और सीधी बाण बिस्वा नामक तेज कटार छुपा रखे थे। और मुलाकात के दौरान जब अफजल खां ने शिवाजी की गर्दन को दबोचना चाहा तो शिवाजी ने क्या किया, बागनक का प्रयोग करते हुए अफजल खां को मार डाला था। तो ये सारा इसके अंदर लिखना है। और बाद में एक लाइन और भी लिख सकते हो, अफजल खां के मरते ही छुपी हुई मराठा सेना ने बीजापुरी सेना पर आक्रमण करके उसे खदेड़ दिया। तो ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गादास राठौड़, ये दुर्गादास नहीं है, दुर्गादास राठौड़ का संक्षेप में मूल्यांकन कीजिए। दुर्गादास राठौड़ का आपको क्या करना है, संक्षेप के अंदर मूल्यांकन करना कि वो कैसे थे, उनके बारे में आपको लिखना है। तो आपको लिखना है कि दुर्गादास एक चतुर कूटनीतिज्ञ और स्वामी भक्त व्यक्तित्व थे जिन्होंने आजीवन अपने स्वामी की रक्षा का प्रयास किया और अंत में उनको उनका राज्य यानी मारवाड़ राज्य दिलाकर ही सैन लिया था। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ ने सर्वधर्म समादार का भी परिचय दिया और उन्होंने अकबर के दोनों ही बच्चों की उचित देखरेख और शिक्षा दीक्षा करके उचित आयु प्राप्त यानी बड़े होने पर ससमान मुगल दरबार में भेज दिया था। और इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को दुर्गादास राठौड़ भी कह सकते हैं, चलो दुर्गादास को क्या कहा, राठौड़ों का यूलिसेस का। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और बड़ा लिखना चाहो तो बहुत बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी कूटनीतिज्ञ था, उन्होंने अजीत सिंह की रक्षा के लिए अपना आजीवन संघर्ष किया और आखिर उनको तब तक संघर्ष किया जब तक उन्हें जोधपुर के सिंहासन पर आसीन नहीं करवा दिया। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण किया। इसके साथ साथ उन्होंने मुगल शहजादे अकबर को भी बादशाह के विरोध करने के लिए प्रेरित किया। ये सारी की सारी बातें आप उनके मूल्यांकन के अंदर लिख सकते हो। अगला है दुर्गादास राठौड़ ने किस प्रकार अजीत सिंह की रक्षा कर स्वामी भक्ति का क्या दिया, परिचय दिया। अब यहाँ लेना कि उसने बहुत लंबा आपकी किताब के अंदर आया, उसका छोटा सा आप रूप इसमें लिखना है कि किस प्रकार दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा करके क्या किया था, अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। तो आपको इसमें लिखना है कि महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब
बालक अजीत सिंह को समाप्त करवाना चाहता था और जोधपुर का राज्य हड़पना चाहता था, लेकिन दुर्गादास ने अपनी सूझबूझ से बालक अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से छुड़वा करके उसे राजपूताना के अंदर छुपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, यानी 1707 ईस्वी के बाद में, अजीत सिंह को जोधपुर के सिंहासन पर आसीन करवा करके अपनी स्वामी भक्ति का क्या दिया, परिचय दिया था। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप से हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वैसे ही आदरणीय सबके लिए महाराणा प्रताप माने जाते हैं, तो उनसे क्या क्या, यहाँ आपको लिखना है कि आपको क्या प्रेरणा मिलती। ये एक बौद्धिक क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जब महाराणा प्रताप की जो चारित्रिक विशेषताएं देखी थी, उन विशेषताओं के अंदर देखा। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के आप क्या कीजिए, इसे देख सकते हो। उसके अंदर प्रेरणा के बारे में मैंने बताया। तो आपको अब थोड़ा बौद्धिक तरीके से आपको अपने अंदर लिखना, तो क्या हमें क्या प्रेरणा मिलती, तो आपको इसमें लिखना है कि पॉइंट वाइज लिखना। 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। महाराणा प्रताप से हमें स्वतंत्रता प्रेमी बनने की प्रेरणा मिलती है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी कीमत पर शत्रु की जो अधीनता है या उसकी दासता है उसको स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा हम शील और स्त्री का जो सम्मान है उस सम्मान करने की भी हमें क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। 2 पॉइंट के ऊपर हमें लिखना। जैसे महाराणा प्रताप ने क्या किया था, आजीवन स्वतंत्रता प्रेमी रहे थे। उन्होंने अनेक कष्टों का सामना करते हुए किसी भी कीमत पर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। तो वहाँ भी आपको लिखना कि महाराणा प्रताप से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, उससे किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि महाराणा प्रताप से हमें स्त्री के शील और सतीत्व की रक्षा की प्रेरणा मिलती है, जिनसे संकट में घिरी हुई महिलाओं और बच्चों को हम क्या करते, उनका सम्मान करते और उनकी रक्षा करते। तो इस तरीके की ये पॉइंट लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट है। धर्म रक्षा का भी पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो। इसके अलावा अकारण किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करते, ये भी इसके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा आप उसकी जगह होते, महाराणा प्रताप की जगह, तो भी आप क्या करते, सामाजिक समरसता का क्या देते, सामाजिक समरसता का परिचय देते। ये सारी बातें इसमें लिखनी। अगला क्वेश्चन है 248, महाराणा प्रताप के दरबार में कौन कौन से विद्वान निवास करते थे। अब पूछा है विद्वानों के नाम की महाराणा प्रताप थे उनके दरबार। तो ये अलग से हमने पूरा पॉइंट पढ़ा था, जिसके अंदर विद्वानों की संरक्षक के रूप में हमने प्रताप को पढ़ा था। तो उसी पॉइंट के अंदर से आपको इसके अंदर लिखना है कि उसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहा करते थे। तो कमेंट बॉक्स में आप इनको बताइए कि कौन कौन से विद्वान उनके दरबार के अंदर रहते थे। तो आपको यहाँ लिखना है कि प्रताप के दरबार में महत्वपूर्ण विद्वान चक्रपाणी मिश्र रहते थे, जिन्होंने संस्कृत के अंदर 3 ग्रंथों राज्याभिषेक पद्धति, मूर्तमाला और विश्ववल्लभ की रचना की थी। इसके अलावा उनके दरबार के अंदर हेमरत्न सूरी, जिन्होंने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई की रचना की। इसके अलावा चारण कवि, रामा साधु, माला साधु आदि भी उनके दरबार के अंदर रहा करते थे। इसके अलावा जो एक चित्रकार थे उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। चित्रकार है और जो अपने मंडन वगैरह तो इनके क्षेत्र में नहीं थे, तो उनके बारे में ये थोड़ा सा आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यही सारी बातें हैं जो विद्वानों के अंदर। दोबारा लिखता हूँ कौन कौन से विद्वान थे। तो एक तो आपको नाम ध्यान रखना है, चक्रपाणी मिश्र। कौन थे? चक्रपाणी मिश्र। इसके अलावा आपको अगला जो लिखना है हेमरत्न सूरी। ठीक है, ये कुछ विद्वान थे। इसके अलावा चारण कवि, रामा चांदू और माला साधु। तो ये सारे के सारे उनके दरबार से संबंधित थे। वैसे ज़्यादा कुछ उनको समय नहीं मिला था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत समय उनको मिला उस समय के अंदर उन्होंने कुछ विद्वानों को जो संरक्षण देने का महाराणा प्रताप ने क्या किया था, कार्य किया था। तो यही सारी बातें उनके अंतर्गत इसके अंदर आपको लिखनी है। अगला जो अध्याय क्वेश्चन है 249,
महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए किन किन व्यक्तियों को अकबर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप को जो अधीन है, इनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कौन कौन से जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को भेजा गया था। तो उन्हीं व्यक्तियों के बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। तो हमें पता है कि 4 व्यक्तियों को भेजा गया था। कितने व्यक्तियों को भेजा गया था? 4 व्यक्तियों को, जिसकी आप एक ट्रिक है जमा भट्टो के नाम से उनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो आपको सीधा सा लिखना कि महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर ने निम्न व्यक्तियों को भेजा था। फिर उसका आपको क्रम से इसके अंदर क्या करना है, वर्णन देना है कि सबसे पहले किसको भेजा था। सबसे पहले चतुर एवं वाकपटु जलाल खां कोरची को, उसके बाद में आमेर के कुंवर मान सिंह को, उसके बाद में आपको तीसरा लिखना है आमेर के राजा भगवंत दास को, और उसके बाद में अकबर ने अपने अर्थशास्त्री कह सकते हैं या उस समय का वित्त मंत्री कह सकते हैं टोडरमल को वहाँ पर भेजा था। तो ये सारे के सारे बातें, यानी आपको सीधा सा लिख देना किस किस को भेजा था। जमा भट्टो के नाम से ज से जलाल खां कोरची, माँ से मान सिंह, ब से भगवंत दास, टोडरमल। तो इन चारों का आपको नाम लिखना है। अगला है चंद्रसेन और प्रताप के क्या करनी है, व्यक्तित्व की आपको तुलना करनी है। दोनों का जो व्यक्तित्व था उसकी आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। तो कैसे तुलना करोगे, इसके लिए भी हमने अलग से पढ़ा था चंद्रसेन वाले टॉपिक के अंदर, जब दोनों की क्या की गई थी, तुलना की गई थी। उन दोनों के अंदर आपको तुलना करनी। तो आपको लिखना है कि प्रताप और चंद्रसेन दोनों को ही अपने भाई बंधुओं के क्या किया था, विद्रोह का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। दूसरा आप लिखोगे राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप दोनों ने ही आजीवन क्या किया था, मुगलों का संघर्ष किया था। ये सारी उनके व्यक्तित्व की क्या है, विशेषताएं। और भी उनके बारे में आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, या दो कह सकते हो, दोनों ही क्या हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक थे जिन्होंने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया लेकिन उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ये सारी बातें इनके अंदर व्यक्तित्व के अंदर आप लिख सकते हो। उन्होंने संघर्ष का मार्ग चुना, न कि ऐश और आराम का और अपनी अधीनता का मार्ग चुना। तो इस तरीके से आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगला खंड से अगले पार्ट के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस पार्ट के अंदर आपके 250 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब लगभग आपके, अब देखो बोर्ड एग्ज़ाम होगी ना, तो जो छोटे प्रश्न इनसे बाहर लगभग ही आए, है ना, सारे इन्हीं में से आने की संभावना है। अगर ऐसे 2-4 आएंगे तो जो बड़े या जो 4 नंबर वाले आगे क्वेश्चन खंड 6 में देखेंगे उनसे ही क्या होंगे, संबंधित होंगे। तो जल्दी जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।